नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी इस जो करंट के मुद्दों की विशेषकर जो आरएस मेंस और इंटरव्यू के लिए हमने सीरीज शुरू की है। इसमें कल हमने दो महत्वपूर्ण मुद्दे देखे थे, एक जोजी नदी विवाद और एक जो अरुण बचाओ आंदोलन था। उसमें सरकार के क्या पक्ष थे, क्या क्या लोगों की मांगे थी और क्या आगे की राह हो सकती है, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। आज हम भारत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो समस्या है वो है नक्सलवाद या उग्र वामपंथ, एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट जिसे अपन बोलते हैं। इस समस्या का हम हम देखेंगे कि भारत में वामपंथी आंदोलन का उदय कैसे हुआ, इनको जो वैचारिक इनकी जो पृष्ठभूमि है वो कैसे तैयार हुई, भारत में आंदोलन शुरुआती चरण में कैसे आगे बढ़ा, फिर कैसे धीरे धीरे ये आंदोलन आज़ादी के बाद भारत की आज़ादी को मान्यता इसने नहीं दी और ये आंदोलन धीरे धीरे कैसे हिंसक हो गया और आगे चलकर हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने ये कहा था कि आतंकवाद से भी बड़ा खतरा इस देश के लिए कोई है तो वो नक्सलवाद है। ये नक्सलवाद इतनी बड़ी समस्या है हमारे यहाँ कैसे बन गया और उसके समाधान के लिए भारत सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 31 मार्च 2026 ये कट ऑफ डेट माननीय गृह मंत्री जी ने बताई है कि 31 मार्च 2026 तक हम क्या कर लेंगे, भारत को नक्सल मुक्त कर देंगे, भारत को माओवाद से मुक्त कर देंगे, उग्र वामपंथ से मुक्त कर देंगे। इस दिशा में सरकार क्या प्रयास कर रही है, हाल ही में क्या कार्रवाई हुई, अभी आप दिन प्रतिदिन की खबरों में न्यूज़पेपर्स में रोज पढ़ते हो कि आज ये नक्सली मारा गया, आज हमारे पुलिस फोर्स ने ये कार्रवाइयाँ की। समझ रहे हो मेरी बात को? तो पूरी घटना को एक कहानी की तरह हम शुरू से लेकर अभी तक हम जो भी हुआ उसको एक कहानी की तरह मैं आपको चीज़ें बताता चलूँगा और पढ़ाता चलूँगा। आपको बहुत मज़ा आने वाला है। बड़े गौर से, बड़े इत्मीनान से आप पूरे वीडियो को सुनना, पूरी कहानी को सुनना, आपको बहुत मज़ा आएगा, इसका मैं आपसे वादा करता हूँ। बस आप धैर्य से इसको पूरी कहानी को सुनना, ठीक है। हम शुरुआत करेंगे कि भारत में जो वामपंथी आंदोलन है इसका उदय कैसे हुआ, ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे कि धीरे धीरे ये आंदोलन किस तरीके से हिंसक होता चला गया और देश की एक बड़ी राष्ट्रीय समस्या बनता चला गया, ठीक है। चलिए अपन देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं भारत में वामपंथ की पृष्ठभूमि क्या रही है। जो वामपंथी आंदोलन भारत में शुरू हुआ था, अपन पहले विश्व में देखते हैं। दो विचारधारा मुख्य और एक और विचारधारा है समाजवाद, एक पूंजीवाद और एक है मार्क्सवाद। ये विचारधारा के उदय के पीछे मूल कारण ये था कि कार्ल मार्क्स जी ने अपनी पुस्तक थी दास कैपिटल, उन्होंने बताया कि हमारे समाज में दो प्रकार के वर्ग हैं। एक बुर्जुआ वर्ग है या जिसे पूंजीपति वर्ग बोलते हैं, जो क्या करता है, जो समाज की बहुसंख्यक मजदूरों का शोषण करता है, और दूसरा जो वर्ग है वो है मजदूर वर्ग, जो सामंतों के द्वारा लगातार क्या हो रहा है, शोषित हो रहा है। सबसे पहले इस वामपंथ को या इस मार्क्सवादी विचारधारा को अगर किसी ने वैचारिक पृष्ठभूमि प्रदान की तो वो थे कार्ल मार्क्स। उन्हीं कार्ल मार्क्स की विचारधारा से प्रभावित होकर अपन देखते हैं 1917 में रूसी क्रांति हुई। फिर हम देखते हैं कि चीन में अपने माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में क्रांति हुई, वहाँ पे फिर स्टालिन, लेनिन जैसे लोग राष्ट्रपति या प्रमुख बने। तो उन्हीं से प्रेरणा लेकर भारत में भी वामपंथ की शुरुआत हुई और एक वर्ग संघर्ष की शुरुआत हुई जिसकी प्रमुख मांग थी समानता। ये चाहते थे कि भाई हमें क्या मिले, हमें समानता मिले, ठीक है। समाजवादी अर्थव्यवस्था बनाने पर ये क्या दे रहे थे, बल दे रहे थे। तो पूरी कहानी को आप समझना, बहुत मजा आपको आने वाला है। तो देखो, भारत में वामपंथी आंदोलन मूलतः तीन चीजों की देन थी। हमारे यहाँ ये वामपंथी क्यों स्टार्ट हुई आंदोलन, एक तो जैसे जैसे भारत में औद्योगिकरण हुआ, आपको पता है कि ब्रिटिश काल में ही भारत में धीरे धीरे औद्योगिकरण की शुरुआत हो चुकी थी, जो आज़ादी के बाद और तेजी से बढ़ी। तो औद्योगिकरण के कारण समाज दो वर्गों में बंट गया,
एक बन गया मजदूर, एक वर्ग कहलाया वो था मजदूर वर्ग और दूसरा वर्ग कहलाया वो पूंजीपति वर्ग। तो समाज का धीरे धीरे क्या होने लगा, दो वर्गों में विभाजन होने लगा, एक पूंजीपति वर्ग और एक मजदूर वर्ग, जिसे अपन बुर्जुआ वर्ग या सर्वहारा वर्ग भी बोलते हैं। ठीक है, इससे क्या हुआ, इससे ग्रामीण में सामंती शोषण बढ़ गया। ठीक है, अधिक से अधिक उत्पादन करने के कारण मजदूरों से अधिक काम करवाया जाने लगा, अधिक मजदूरी अधिक समय तक काम करवाया जाने लगा, उनको मजदूरी कम दी जाने लगी, जिससे सामंती शोषण और मजदूरी शोषण में क्या हुई, मजदूरी हुई, वृद्धि हुई, जिससे किसान और आदिवासी लगातार असंतोष होते चले गए। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मार्क्सवाद और लेनिनवाद का उभार हो चुका था और 1917 में रशियन क्रांति शुरू हो चुकी थी। रशियन क्रांति से रूस में वामपंथी सरकार का गठन हो चुका था। और इन सब घटनाओं के कारण भारत में भी लोग वर्ग संघर्ष की बात करने लगे कि भाई दो वर्ग है, मजदूर वर्ग और एक पूंजीपति वर्ग, इनमें क्या चल रहा है, वर्ग संघर्ष चल रहा है। ठीक है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट अपन बोलते हैं, वर्ग संघर्ष में चल रहा है। ये लोग समानता की बात करने लगे, ये क्या कहने लगे कि हमें क्या चाहिए, समानता। आपको पता है कि जो मार्क्सवादी विचारधारा होती है, जो वामपंथी विचारधारा होती है, वो समानता पर अधिक बल देती है, जबकि जो पूंजीपति विचारधारा होती है वो स्वतंत्रता पर अधिक बल देती है। ठीक है, तो ये लोग समानता, भूमि सुधार, इन सब की मांग करने लगे, मजदूर अपने अधिकार की बात करने लगे। अभी हाल ही में सरकार ने लेबर कोड बिल अपने पारित किए हैं। ठीक है, तो वो भी अपन को ध्यान रखना है। समाजवादी अर्थव्यवस्था, इन सब चीज़ों की बात हमारे देश में होने लगी। तो धीरे धीरे भारत में ये चीज़ें कहाँ से आई, क्योंकि भारत में औद्योगिकरण की शुरुआत हो चुकी थी। औद्योगिकरण की शुरुआत होने से क्या हुआ, जिससे भारत में दो वर्ग धीरे धीरे स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे, एक सामंती वर्ग या पूंजीपति वर्ग और दूसरा था अपने मजदूर वर्ग। ठीक है, और धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देख रहे थे कि मजदूर वर्गों ने अपनी क्या की थी, सत्ता स्थापित कर ली थी। हमने 1917 की रूस की क्रांति देखी और ये लोग अब धीरे धीरे भारत में भी मांग करने लगे कि हमें समानता दी जाए, भारत में लैंड रिफॉर्म हो जाए, कि जो थोड़ी सी जमीन भारत के कुछ लोगों के पास है वो सब में बराबर बांट दी जाए। और भूमि सुधार के लिए माननीय जो प्रधानमंत्री जी थे उस समय, जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने उस समय प्रयास भी शुरू किए थे। आपको पता होगा, 9वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई थी। ठीक है, इन सब चीजों की बात होने लगी। अब देखो, तो वैचारिक स्रोत देखो, क्रांति हमेशा ऐसा कहते हैं कि क्रांति 3 जगह पैदा होती है। सबसे पहले क्रांति पैदा होती है मानव के मस्तिष्क में। ठीक है, और मस्तिष्क में पैदा होकर वो क्या होती है, युद्ध के मैदान में उसकी परिणति होती है। पहले क्रांति कहाँ पैदा होती है, मानव मन मस्तिष्क में। ठीक है, तो हमारे यहाँ के लोगों को वैचारिक ये आइडिया कहाँ से मिल रहा था कि हम भी यहाँ ऐसी क्रांति कर सकते हैं, हम भी मजदूरों की अपने क्या कर सकते हैं, शासन और सत्ता स्थापित कर सकते हैं। तो ये जो वैचारिक इनका स्रोत था वो था कार्ल मार्क्स, और रूसी क्रांति से इनको प्रेरणा मिल रही थी। इसी कार्ल मार्क्स और रूसी क्रांति से प्रेरणा लेकर भारत में M.N. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय ने क्या किया, मार्क्सवादी पार्टी की स्थापना की। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। देखो, 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के लेखन, विशेषकर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल का प्रभाव भारतीय शिक्षित वर्ग और मजदूर नेतृत्व तक पहुंचना शुरू हुआ। ये कार्ल मार्क्स ने एक तो ये अपने दास कैपिटल लिखी और एक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा। इसका प्रभाव किस पर पड़ा, एक तो भारत के शिक्षित वर्ग पर और दूसरा मजदूर वर्ग पर पड़ा। ठीक है, इससे क्या हुआ, रूसी क्रांति ने यह साबित कर दिया कि एक पिछड़े समाजवादी देश में भी मजदूर किसान गठबंधन के बल पर क्रांतिकारी समाजवादी शासन स्थापित किया जा सकता है। भारत के लोगों को लगा कि अगर रूस में मजदूर और किसान अपनी सत्ता स्थापित कर सकते हैं, मजदूर और किसान अपनी सत्ता स्थापित कर सकते हैं, तो हमारे भारत में जो शिक्षित और मजदूर वर्ग है, ठीक है, शिक्षित वर्ग और मजदूर वर्ग, इनको लगा कि हम भारत में भी क्या कर सकते हैं, अपनी सत्ता स्थापित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अपनी सत्ता स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो,
तो इसकी शुरुआत में रूसी क्रांति से प्रेरणा लेकर ये हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के युवा थे, बहुत से युवा थे उस समय जो मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित थे। इवन हमारे भगत सिंह जी, जब उनको अंग्रेजों ने फांसी की सजा दी, तो शहीद भगत सिंह जी ने जब फांसी की सजा हो रही थी उस समय वो लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। पंडित नेहरू ने 1927 में ये कहा था, समय थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, पंडित नेहरू जी ने भी एक बार कहा था कि मैं भी कार्ल मार्क्स की जीवनी से बहुत प्रभावित हूं। समझो मेरी बात को। तो उस समय भारत के कांग्रेस के भीतर भी कई नेता ऐसे थे जो मार्क्स की नीतियों से क्या थे, मार्क्स की विचारधारा से प्रभावित थे। ठीक है, और ये हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के युवाओं के लिए क्या बन गया, एक प्रेरणा स्रोत बन गया। अब देखो M.N. रॉय, आपने इनका नाम सुना होगा, मानवेंद्र नाथ रॉय थे। ठीक है, ये एक्चुअल में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उस समय एक क्रांतिकारी राष्ट्रवादी थे। ठीक है, और कम्युनिस्ट आंदोलन के ये प्रमुख विचारक थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, जब मेक्सिको में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ तो ये वहां पे उनके सहयोगी थे और वहां के कम्युनिस्ट मूवमेंट से ये जुड़े। ठीक है, और M.N. रॉय ने क्या किया, इन्होंने M.N. रॉय में भारत के समाज का सबसे पहले वर्ग विश्लेषण किया। ठीक है, कि भारतीय समाज में न केवल जाति व्यवस्था मौजूद है बल्कि एक वर्ग व्यवस्था, क्लास एनालिसिस, एक वर्ग व्यवस्था भी यहाँ पे क्या है, मौजूद है। ठीक है, और कहा कि भारत में भी पूंजीपति और सामंती ये दोनों संबंध एक दूसरे के समांतर चल रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात को। तो इस तरीके से M.N. रॉय वो व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय समाज में सबसे पहले जो पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग है उसका जो अंतर है वो खोजा और उस पर अध्ययन किया। M.N. रॉय के बारे में आपने काफ़ी चीज़ें पढ़ी होगी, सुनी होगी। मैं आपको इनके बारे में, इनकी फ़ोटो बताता हूँ आपको, मैंने ऐड तो की थी, देखते। ठीक है, ये कार्ल मार्क्स हैं, लेनिन और अपने ये माओ है। ये देखो M.N. रॉय, द इंडियन रिवोल्यूशनरी हु फाउंडेड अपने कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, इन्होंने मेक्सिको में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी, ये अपन को ध्यान रखना है। ये हमारे, इनका नाम है M.N. रॉय। अब देखो और कि एक मजदूर किसान आधारित क्रांतिकारी परिवर्तन भारत में संभव और आवश्यक है। इन्होंने कहा कि भाई हमें भी भारत में मजदूर और किसानों की क्रांति की जरूरत है, तभी ये जो सामंती भेदभाव है ये खत्म हो सकता है। ठीक है, और फिर जब संविधान सभा की मांग धीरे धीरे आगे बढ़ी, ठीक है, तो उन्होंने भी ये मांग धीरे धीरे कहा कि जो किसान और मजदूरों की मांग है उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो हमारे यहाँ सबसे पहले कम्युनिस्ट कहाँ, तो इनको इनको जो आइडिया ये कहाँ से मिला, ये मिला रशियन क्रांति से, कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से। ठीक है, और 1917 में जब रूस में क्रांति हुई, रूस में क्रांति कब हुई, 1917 में। ठीक है, 1917 में जब रूसी क्रांति हुई तो उस रूसी क्रांति के बाद भारत में भी धीरे धीरे कम्युनिस्ट जो रूसी क्रांति की गूंज है वो सुनाई देने लगी। ठीक है, जैसे आप देखो 1918 से 24 थोड़े थोड़े प्रयास हुए कि हम मजदूरों का, किसानों का कुछ संगठित आंदोलन कर पाए। बंबई में देखो, कलकत्ता में और मद्रास में, मद्रास यानी कि चेन्नई, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, यहाँ पे धीरे धीरे बातें होने लगी किसकी, मजदूर आंदोलन की। इनको प्रेरणा मिली ना। अब आप सोचिए कि गांव में कोई व्यक्ति है, मेरी बात इसको समझिए कि गांव में एक व्यक्ति मान लो RS बनता है, क्या बनता है, RS बनता है, तो गांव में जितने बाकी लोग हैं, बाकी जो बच्चे हैं, उनको एक मोटिवेशन मिलता है कि नहीं मिलता है कि यार ये बन सकता है तो मैं भी बन सकता हूँ। इसी तरीके से जब भारत के मजदूरों को लगा कि भाई रूस के मजदूर और किसान क्रांति कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, उनका शोषण हो रहा तो हमारा भी कोई पोषण नहीं हो रहा, हमारा भी शोषण ही हो रहा है। ठीक है, तो 1917 की क्रांति के बाद ही हमारे यहाँ पे धीरे धीरे प्रयास शुरू हो गए मजदूर आंदोलन के, एक जो पृष्ठभूमि है वो तैयार होने लग गई। ठीक है,
कानपुर में मजदूर नेताओं और बुद्धिजीवियों के छोटे छोटे मार्क्सवादी समूह बनने लगे। इनमें से कई लोग मूल थे ट्रेड यूनियन, ठीक है, उसमें अपन पढ़ेंगे अपन एटक की ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अधिकांश जो लोग थे वो ट्रेड यूनियन से थे, छात्र आंदोलनों से थे, ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना। और कुछ उस समय हमारे देश में क्रांतिकारी गुट थे जो अलग अलग जगह हमारे देश में सक्रिय थे। जैसे बंगाल में अनुशीलन समिति थी मिदनापुर में, ठीक है, कहाँ पे थी? मिदनापुर में। बंगाल में अनुशीलन समिति थी, पंजाब में गदर पार्टी थी। ये अलग अलग जो क्रांतिकारी गुट थे ये भी धीरे धीरे मार्क्सवाद की तरफ क्या होने लगे, आकर्षित होने लगी, क्योंकि उस समय एक सामंतशाही और एक साम्राज्यवादी शक्ति हमारे देश पर शासन कर रही थी, ब्रिटिश। कौन थे? ब्रिटिश। उस ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए, ठीक है, ये लोग जो क्रांतिकारी थे या जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में जो मार्क्सवादी थे वो ये सोच रहे थे कि ये अगर अंग्रेज नहीं होंगे, सामंतवादी और ये साम्राज्यवादी लोग अगर हमारे देश में नहीं होंगे, अगर इनकी सत्ता को उखाड़ कर फेंक दिया जाए तो भारत में जो वर्ग आधारित भेदभाव है वो क्या हो सकता है, समाप्त हो सकता है। तो शुरुआत में जो अपने कम्युनिस्ट मूवमेंट ने भारत में गति पकड़ी उसका मेन कारण था अंग्रेजों का सामंतशाही और साम्राज्यशाही व्यवहार, ठीक है, अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियां। उसके विरुद्ध भारत में क्या हुआ, सबसे पहले ये कम्युनिस्ट मूवमेंट गति पकड़ने लगा, ठीक है। अब देखो, अब इसी धीरे धीरे छोटे छोटे प्रयास हो रहे थे, धीरे धीरे मजदूर हमारे देश में आंदोलन कर रहे थे और इसी आंदोलन को गति देने के लिए एक कम्युनिस्ट मूवमेंट को भारत में संगठित करने के लिए मानवेंद्र नाथ रॉय, एम.एन. रॉय ने ही क्या की, अपने कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया 1925 में, ठीक है। कुछ लोग इसके गठन की डेट 1920 भी मानते हैं, लेकिन ये 1925 याद रखना, यहाँ पे कानपुर में सम्मेलन होता है 26 से 28 दिसंबर 1925 को। और इसमें फॉर्मली जो सीपीआई थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, आगे अपन देखेंगे कि ये कम्युनिस्ट पार्टी भारत में काफ़ी सारी बनती है, कैसे बनती है, इस पार्टी में कैसे विभाजन होता है 1964 में, या फिर अपन आगे देखेंगे तो वो आगे अपन पढ़ेंगे। लेकिन पहली भारत की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो थी सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना कब होती है, 1925 में। कहाँ पे? कुछ लोग इसकी स्थापना की डेट 1920 में मानते हैं, लेकिन 1925 अपन को ध्यान रखना है। कहाँ पे होती है? तो अपने कानपुर में, ठीक है। अब देखो, इस आंदोलन, इसका शुरुआत में इस जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता कौन थे, तो एम.एन. रॉय थे, ठीक है। यहीं से इन्हीं के मतलब इन्हीं की जो संयोजन में ये गठित हुई थी पार्टी। उसके अलावा देखो S.A. डांगे, श्रीपाद अमृत डांगे इनका नाम था। ये शुरुआत में थे जो इन्होंने, जब अपन 1962 में पढ़ेंगे ना, जब 1962 में जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया था तो देश के अधिकांश कम्युनिस्ट ये कह रहे थे कि नहीं, चीन हमलावर नहीं है, वो कह रहे थे भारत हमलावर है। लेकिन उस टाइम जो ऐसे डांगे थे, श्रीपाद अमृत डांगे, उन्होंने कहा नहीं भाई, चीन हमलावर है। तो ये अपन को ध्यान रखना है। दूसरे थे मुजफ्फर अहमद, ठीक है। तीसरे थे सिंगारवल्लू चेटियार, शौकत उस्मानी और एम.एन. रॉय से ये प्रेरणा ले रहे थे, ठीक है। तो अब आपको पूछे, हम इसको मैं आपको एक टाइम फ्रेम इसमें ऐड करता जाऊंगा कि कम्युनिस्ट पार्टी की भारत में पहली कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई, तो अपने सीपीआई की स्थापना हुई थी 1925 में। कौन थे? अपने एम.एन. रॉय थे और श्रीपाद अमृत डांगे थे, श्रीपाद अमृत डांगे, ठीक है, और एक थे मुजफ्फर अहमद, ठीक है। अभी आप इसको टाइमलाइन में जोड़ते चलना। अब देखो, अब जैसे जैसे ब्रिटिश दमन बढ़ा, ठीक है, तो जैसे जैसे ब्रिटिश दमन बढ़ा वैसे वैसे भारत में इंपीरियलिज्म के खिलाफ, सामंतवाद के खिलाफ क्या बढ़ा, जो मार्क्सवादी विचारधारा थी वो तेजी से भारत में पनपी, और जो क्रांतिकारी संघर्ष है उसकी बात धीरे धीरे मजदूर किसान संघर्ष में और तेज होने लगी। क्योंकि आपको पता है मजदूरों को अपने कपड़ा मिल में उनका क्या होता था, है ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, कपड़ा मिल में उनके साथ क्या होता था, अपने शोषण होता था, ठीक है। किसानों से अपने बंधुआ मजदूर वाली इनकी स्थिति थी, क्या थी, बंधुआ मजदूर वाली।
किसानों के साथ, किसानों को आपको पता है नील की खेती करनी होती थी, यानी कि किसान और मजदूर दोनों ही सामंती शासन व्यवस्था से क्या थे, सामंती शासन व्यवस्था से दोनों ही परेशान थे। ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना है। सरकार ने मीरूत कॉन्स्पिरेंसी के तहत क्या किया, 30 से अधिक जो कम्युनिस्ट हमारे यहाँ पे देश में थे उन पर, और जो ट्रेड यूनियन के नेता थे उन पर मुकदमा चलाया, उनको लंबी सजाएं दी, जिसका उद्देश्य ये था कि भारत में जो मजदूर मूवमेंट गति पकड़ रहा है, जो कम्युनिस्ट आंदोलन गति पकड़ रहा है, उसको क्या करना था, उसको तोड़ना था, उसको दबाना था। ठीक है, लेकिन फिर भी सीपीआई धीरे धीरे हमारे यहाँ भूमिगत रूप में रहकर काम करती रही और मजदूर, किसान व छात्र संगठनों के माध्यम से क्या करती रही, अपना प्रभाव बढ़ाती रही। समझ रहे हो मेरी बात को? तो सबसे पहले क्रांति का विचार कहाँ से आया? सबसे पहले क्रांति का विचार आया रूस से, 1917 में। 1917 में रूस में क्या हुई, रूसी क्रांति। ठीक है, और उसके बाद रूस में रूसी क्रांति हुई। उसके बाद 1925 में सीपीआई की स्थापना की एम एन रॉय ने, एस एन डांगे ने। ठीक है, अब देखो इसी में अपन आगे देखते हैं। अब धीरे धीरे जब सीपीआई के खिलाफ सरकार अपने दमनात्मक कदम उठाने लगी, ब्रिटिश सरकार, तब हमारे यहाँ ट्रेड यूनियन का क्या होने लगा, ट्रेड यूनियन, एक मजदूर संघ का दौर हमारे यहाँ पे प्रारंभ हुआ। और इसी कड़ी में 1920 में स्थापना हुई एटक की, ऑल एटक, एटक की स्थापना हुई। एटक को बोलते हैं अपन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसकी स्थापना हुई 1920 में। ठीक है, और 1920 के दशक के उत्तरार्ध और 1930 के दशक में सीपीआई की वैचारिक और संगठनात्मक पकड़ इस पर बढ़ती गई। ठीक है, और धीरे धीरे जो एटक है वो अपने कम्युनिस्ट जो विचारधारा है उसके करीब आने लगा। ठीक है, लाला लाजपत राय जी ने सबने मिलकर इसकी स्थापना की थी एटक की। लेकिन धीरे धीरे जो एटक था, जो ट्रेड यूनियन थी, जो मजदूर संगठन था, वो धीरे धीरे कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित होने लगा। आगे चलकर अपन देखेंगे कि एटक का विभाजन हो जाता है, जो एक्सट्रीम मार्क्सिस्ट थे वो इससे अलग हो जाते हैं। ठीक है, और इस एटक ने क्या किया, तो भाई जो भी कोयला मिल थी, जो भी जूट की कोयला खदानें थी, या जूट की जो मिल्स थी, या टेक्सटाइल की कोई भी इंडस्ट्री थी, ठीक है, या रेलवे की कोई भी इंडस्ट्री थी, तो वहाँ पे जो भी मजदूर काम करते थे उनके वेतन के लिए, उनके काम के घंटों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए क्या करते थे, लगातार संघर्ष करते थे। यानी कि ट्रेड यूनियन से जो मजदूर यानी कि जो 1920 में ट्रेड यूनियन की स्थापना हुई, उससे जो मजदूर, जो एटक की स्थापना हुई, इससे क्या हुआ, इससे भारत में जो मजदूर आंदोलन है वो क्या हो गया, मजदूर आंदोलन और ज्यादा संगठित हो गया। ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना है, मजदूर आंदोलन और अधिक क्या हो गया, संगठित हो गया। अब देखो, मैंने आपको बताया कि जो लेफ्टिस्ट विचारधारा थी, इसने न केवल मजदूर आंदोलन को प्रभावित किया, न केवल मजदूरों को प्रभावित किया, बल्कि जो किसान थे, जो दूसरा प्रमुख बड़ा शोषित वर्ग था, उसको भी प्रभावित किया। ठीक है, और 1936 में स्थापना होती है ऑल इंडिया किसान सभा। ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना, ऑल इंडिया किसान सभा। ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना। तो देखो 1930 के दशक में ग्रामीण भारत में सामंती जमींदारी शोषण के कारण, लगान के कारण, बेगार और बेदखली, ये आपको पता है कि हमारे यहाँ पे किसानों से बहुत अधिक लगान ली जाती थी। ठीक है, बहुत अधिक लाग बाग उनसे वसूली जाती थी। ठीक है, और उनसे बहुत अधिक बेगार करवाई जाती थी। क्या करवाई जाती थी, बेगार करवाई जाती थी। तो इससे क्या हुआ, इससे किसान वर्ग में क्या बढ़ रहा था, धीरे धीरे असंतोष बढ़ रहा था। जमींदार लगातार उनका क्या कर रहा था, जमींदार लगातार शोषण कर रहा था। लगान, अगर लगान नहीं देते तो भूमि बेदखली कर दी जाती थी। ठीक है, इससे धीरे धीरे हमारे देश में किसानों का क्या बढ़ रहा था, किसानों में असंतोष बढ़ रहा था। और इसी असंतोष को संस्थागत रूप दिया गया ऑल इंडिया किसान सभा 1936,
जिसकी स्थापना हुई थी 1936 में लखनऊ में। स्थापना किसने की थी? तो स्थापना की थी स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने इसकी क्या कर दी? स्थापना कर दी। तो इसमें नेता याद रखना, स्वामी सहजानंद सरस्वती, एनजी रंगा, नमूद्रीपाद। नमूद्रीपाद बाद में बहुत बड़े इसके नेता बनते हैं, ये मस्त नमूद्रीपाद। मैंने इनकी तस्वीर भी लगा रखी है, आपको बताऊंगा, है ना। और कई कम्युनिस्ट और समाजवादी नेता थे, उन्होंने मिलकर क्या की? 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना की। तो अब देखो धीरे धीरे हमारे यहाँ जो संगठन है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। एटक की स्थापना हुई 1920 में, सीपीआई की स्थापना होती है 1925 में, और 1936 आते आते किसान भी अपना एक संगठन बना लेते हैं, ऑल इंडिया किसान सभा। ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना है, ये नेता याद रखना है। ये बाद में बहुत बड़े सारे क्या हुए अपने मार्क्सवादी नेता हुए, जिसमें नमूद्रीपाद का नाम बहुत बड़ा है, EMS नमूद्रीपाद। ठीक है, अब किसान जो आंदोलन कर रहे थे वो किस लिए कर रहे थे? वो इसी की मांग कर रहे थे कि भाई लगान में कमी की जाए, जो जमींदार है वो जो भूमि से बेदखली कर देता है उस पर रोक लगे। बटाईदार है, बटाईदार मतलब जो आम मजदूर काश्तकार किसान है, उस अपने बटाईदारों को अपने पूरे अधिकार मिले, बंजर भूमि पर खेती करने का अधिकार मिले। ऐसे सब मुद्दों को लेकर ये लोग संगठित संघर्ष करते थे। ठीक है, और इस एकस के माध्यम से, ऑल इंडिया किसान सभा के माध्यम से जो वामपंथी विचारधारा थी वो गांव में पहुंची, खेतिहर में पहुंची। लोगों ने विरोध करना सीखा, जमींदार का, किसान का, जमींदार का, पूंजीपति का। पहले लोग विरोध नहीं कर पाते थे, लेकिन ऑल इंडिया किसान सभा के माध्यम से विरोध की भावना लोगों में आई। समझ रहे हो मेरी बात को? आप यहाँ पे एक दिमाग में क्लियर रखना कि यहाँ पे जो स्वामी जी के नेतृत्व में ये जो आंदोलन हो रहे हैं, ये किसके खिलाफ है? ये खिलाफ है ब्रिटिश साम्राज्यवाद एवं समाजवाद के खिलाफ, एवं सामंतवाद के खिलाफ। ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना। ये ब्रिटिश के खिलाफ है, ये अपन को ध्यान रखना है। जो चाहे ऑल इंडिया किसान सभा कर रही है, चाहे अपने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कर रही है, या जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कर रही है, या चाहे वो सीपीआई कर रही है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया कि भारत में वामपंथी विचार से कौन जुड़ चुके थे? मजदूर जुड़ चुके थे, किसान जुड़ चुके थे, और 30 शब्द जुड़ चुके थे, छात्रा और महिलाएं। छात्रा और महिलाएं कैसे जुड़ी? देखो, छात्रों ने 1936 में स्थापना की थी ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन। AISF की स्थापना हुई 1936 में। ठीक है, इसमें छात्रों ने भाग लिया और छात्रों की भागीदारी इसमें बढ़ी। ठीक है, ये छात्र क्या मांग करते थे? ये कहते थे कि भाई औपनिवेशिक शिक्षा नीति का हम औपनिवेशिक जो शिक्षा वो नहीं पढ़ेंगे, भारतीय शिक्षा और संस्कृति की वकालत करने लगे। ठीक है, भारतीय शिक्षा और संस्कृति की। भारतीय शिक्षा और संस्कृति की वकालत करने लगे। ठीक है, और ये कहने लगे कि भाई हम बेरोजगारी के खिलाफ विरोध करने लगे, फासिस्ट विरोध करने लगे, लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग करने लगे। ऐसे मुद्दों पर धीरे धीरे छात्र संगठित होने लगे। महिलाएं भी धीरे धीरे वामपंथी विचारधारा से जुड़ती चली गई, चाहे बम्बई हो, कलकत्ता हो, मद्रास, जहाँ पे भी कपड़ा मिल थी, जहाँ पे भी महिलाएं काम कर रही थी, चाहे चाय के बागानों में। ठीक है, उन्होंने जो महिला आंदोलन थे उन्होंने इसको संगठित किया। ठीक है, उसी समय ध्यान रखना हमारे देश में एक एसोसिएशन की स्थापना होती है, अपने इंडियाज पीपल थिएटर एसोसिएशन। ठीक है, जो सांस्कृतिक नाटकों में, जैसे नाटक, ऐसे ऐसे नाटक लिखे गए, कविताएं लिखी गई, कहानियां बताई गई, ऐसे ऐसे संगीत सुनाए गए, जिससे लोगों को पता चले कि हमारे यहाँ गरीबी है, सामंती शोषण हो रहा है, सांप्रदायिकता के विरुद्ध हमारे यहाँ
क्या किया जाने लगा, एक लोक चेतना पैदा करने की कोशिश की गई, ठीक है। और ये धीरे धीरे हमारे यहाँ पे वामपंथी राजनीति का क्या बना, सांस्कृतिक आधार बनता चला गया, ठीक है। ये अपन को ध्यान रखना है। अब देखो अब धीरे धीरे जो देश में हमारी वामपंथी विचारधारा थी, जिससे धीरे धीरे कौन प्रभावित होने लगे, जिससे धीरे धीरे प्रभावित होने लगे मजदूर, जिससे धीरे धीरे जुड़ने लगी महिलाएं। कौन जुड़ने लगी, महिलाएं। जिनसे धीरे धीरे जुड़ने लगे छात्र और युवा, छात्र और युवा, ठीक है। जैसे हमारे भगत सिंह भी थे इनमें और जिससे जुड़ने लगी अपने गरीब, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब धीरे धीरे ये कांग्रेस है, कांग्रेस के भीतर भी कुछ लोग ऐसे थे जो अपने हमारे यहाँ समाजवादी और कम्युनिस्ट विचारधारा थे उससे क्या हो रहे थे, प्रभावित हो रहे थे। जो समाजवाद की बात कर रहे थे, यानी कि वर्ग समानता की बात कर रहे थे, सामाजिक समानता, स्वतंत्रता की बात कर रहे थे, ठीक है। इसी के तहत कांग्रेस के भीतर एक पार्टी की स्थापना होती है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। इसकी स्थापना होती है 1934 में, ठीक है। ये देखो कांग्रेस के भीतर ही 1934 में किसकी स्थापना होती है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की। इसकी स्थापना करने वालों में जयप्रकाश नारायण थे, आचार्य नरेंद्र देव थे, राम मनोहर लोहिया थे। इन सब मिलकर ये कांग्रेस के भीतर ही समाजवादी लोग थे, ठीक है। कौन थे, समाजवादी लोग थे जो अपने क्या करना चाहते थे, जो वर्ग समानता पर बल दे रहे थे, ठीक है। ये सीएसपी कोई कम्युनिस्ट पार्टी नहीं थी, ये सोशलिस्ट पार्टी थी, ठीक है। जैसे समानता, अपने प्लान्ड इकोनॉमी, भूमि सुधार, इन सब की ये बात कर रही थी, ठीक है। हाँ, वैचारिक रूप से ये कम्युनिस्ट विचारधारा के बहस में थी। बस कम्युनिस्टों में फर्क ये था, वो हिंसक क्रांति चाहते थे, वो उग्र अपने उग्र लेफ्टिस्ट थे, जबकि ये लिबरल लेफ्टिस्ट जैसा अपन बोल सकते हैं या समाजवादी अपन बोल सकते हैं, उस विचारधारा से थे, ठीक है। अब देखो मैं आपको ये जो 1934 में इसकी स्थापना हुई थी, इसकी मैंने तस्वीरें एड तो की, पता नहीं, हाँ ये रही, देखो एक मिनट, इसकी फोटोज मैंने ऐड की थी यहाँ पे। ये उस समय रशियन क्रांति का चित्र है, जब रशिया में रिवॉल्यूशन हुआ था, जहाँ पे अपने कम्युनिस्ट क्रांति हुई थी, ठीक है। उसके बाद ये जब सीपीआई की स्थापना हुई थी यहाँ पे, और ये कार्ल मार्क्स थे, और ये उस समय जो अपने ये जयप्रकाश नारायण थे, जिन्होंने भारत में जो अपने भारतीय सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी 1934 में, ठीक है। अब देखो तो ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना करने वाले कौन थे, जयप्रकाश नारायण थे, आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है, अच्युत पटवर्धन थे, मीनू मसानी, वो लोग भी थे, ये नाम आपको याद रखना है। राम मनोहर लोहिया जी भी थे जो समाजवादी थे, ठीक है। इन्होंने धीरे धीरे भारत में समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाया। अब देखो, अब द्वितीय विश्व युद्ध के समय चीजें ठीक हो गई। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि ये जो भारत में जो एक्सट्रीम कम्युनिस्ट थे, जो उग्र वामपंथी थे, ये अपना जो वैचारिक, अपने विचार में ये अंतर्राष्ट्रीयवादी थे। ये राष्ट्रवादी कम, अंतर्राष्ट्रीयवादी ज्यादा थे। ये पूरे विश्व में ये चाहते थे कि पूरे विश्व के मजदूर एक हो जाओ। इस तरीके की इनकी विचारधारा थी, नारा था, ताकि हम ये सामंतवादी और साम्राज्यवादी जो ताकतें हैं उनको खत्म कर सकें, उनको मिटा सकें। अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमारे यहाँ शुरू हुआ,
तो कम्युनिस्टों के सामने दिक्कत आ गई कि क्या करें। दिक्कत ऐसे आ गई क्योंकि उस समय जो हिटलर था, हिटलर और जो रूस थे, यानी कि जर्मनी और रूस एक दूसरे के, जब युद्ध शुरुआत हुआ था उस समय दोनों क्या थे, दोनों एक दूसरे के साथी थे, है ना। ठीक है, अब जैसे युद्ध शुरुआत तो जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, जो सीपीआई थी, वो क्या कहने लगी कि भाई ये तो एक इंपीरियल वॉर है ना, साम्राज्यवादी वॉर है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को, ये तो इंपीरियल वॉर है। क्यों ऐसा कहने का कारण क्या था, क्योंकि हिटलर और रूस यहाँ पे साथ साथ में थे, हिटलर और रूस। ठीक है, अब हमारे कम्युनिस्टों को तो वही करना था जो रूस करना चाहती है, क्योंकि इनका जो बॉस थे चाहे वो अपने लेनिन थे या जो अपने स्टालिन थे, वो तो रूस से थे, रूस से वैचारिक समर्थन प्राप्त कर रहे थे। तो ये कम्युनिस्ट थे, वो कहाँ से किसके कारण युद्ध का पहले विरोध कर रहे थे, अपने इनके कारण, हिटलर और अपने रूस के कारण, क्योंकि ये दोनों दोस्ती थी और ये नहीं चाहते थे कि भारत या भारतीय वो क्या करे, हिटलर के खिलाफ ब्रिटेन का साथ दे। किसका साथ दे, हिटलर के खिलाफ ब्रिटेन का साथ दे, ऐसा ये लोग चाहते नहीं थे। ठीक है लेकिन 1941 में क्या हुआ, अब जर्मनी ने क्या किया, रूस पर हमला कर दिया। जब जर्मनी ने रूस पर हमला कर दिया, हिटलर ने जब रूस पर हमले करने का आदेश दे दिए, तो क्योंकि भारत के जो कम्युनिस्ट थे वो अपनी वैचारिक कहां से प्राप्त कर रहे थे, वो किसका सपोर्ट कर रहे थे, रूस का सपोर्ट कर रहे थे। अब जैसे ही हिटलर ने रूस पर हमला करने का आदेश दिया, वैसे ही क्या हुआ, वैसे ही हमारे भारत के जो कम्युनिस्ट थे उन्होंने अपना स्टैंड चेंज कर लिया और उन्होंने क्या कह दिया, उन्होंने कह दिया कि हमें अब हम युद्ध में भागीदार बनेंगे। जो लोग ये नारा दे रहे थे कि ये लड़ाई साम्राज्यशाही, ना एक पाई ना एक भाई, अब वही लोग कहने लगे कि हमें क्या करना है, हमें युद्ध में भाग लेना है। क्यों, क्योंकि हिटलर ने रूस पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, और हिटलर ने जब रूस में आक्रमण कर दिया तो रूस और ब्रिटेन एक साथ आ गए। तो जो भारत में कम्युनिस्ट थे कि हाँ अब भारतीयों को ब्रिटेन का साथ देना चाहिए, जबकि शुरुआत में यही क्या कह रहे थे कि नहीं ये लड़ाई साम्राज्यशाही, ना एक पाई ना एक भाई, इसकी बात ये लोग कर रहे थे। समझ रहे हो मेरी बात को तो आपको पूछे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपने कम्युनिस्टों का रुख क्या था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो पहले अपन को ध्यान रखना है कि पहले तो ये क्या थे, पहले जब अपने जर्मनी और रूस एक साथ थे तो ये क्या नहीं चाहते थे, ये अपने युद्ध में भागीदार नहीं होना चाहते थे। ठीक है, भागीदार नहीं होना चाहते थे। इन्होंने नारा दे दिया ना एक पाई ना एक भाई। कौन, कम्युनिस्ट, सीपीआई, सीपीआई की बात कर रहा हूं, भारत में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, ना पाई और ना भाई। ठीक है, और लेकिन जैसे ही जर्मनी ने क्या कर दिया, जैसे ही जर्मनी ने अपने रूस पर आक्रमण कर दिया, किस पर आक्रमण कर दिया, रूस पर, तो जैसे ही जर्मनी ने रूस पर आक्रमण किया तो ये लोग, अब जो सीपीआई थी वो क्या करने लगी, वर्ल्ड वॉर का यानी कि युद्ध का समर्थन करने लगी। ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना है, क्या करने लगी, युद्ध का समर्थन करने लगी। ठीक है, अब देखो, अब ऐसे ही जब महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हमारे देश में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, ठीक है, फ्री इंडिया मूवमेंट चल रहा था, तो ये लोग क्या कर रहे थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसका समर्थन नहीं किया, उन्होंने गांधीयन मूवमेंट का समर्थन नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये मात्र गांधी जी का आंदोलन था, ये मात्र पूंजीपति वर्ग का भारत में आंदोलन है, जनता का, मजदूर का, किसान का आंदोलन नहीं है। यह आंदोलन सिर्फ और सिर्फ भारत में ब्रिटिश को हटाकर कुछ पूंजीपति लोगों को शासन और सत्ता हासिल करने के लिए आंदोलन किया जा रहा है। ठीक है, तो जब 1942 में जब महात्मा गांधी जी ने, जब कांग्रेस शुरुआत में आंदोलन के लिए तैयार नहीं थी, तो बापू ने कहा था कि मैं इस देश की बालू से कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। और जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश में आंदोलन शुरू हुआ तो कम्युनिस्टों ने यहां पे आंदोलन का समर्थन ये कह के नहीं किया कि ये जो आंदोलन है वो क्या है, ये कुछ पूंजीपतियों का आंदोलन है,
जो आम जनता का, भारतीय जनता का, मजदूर का और किसान का आंदोलन नहीं है। ठीक है, और इस समय सीपीआई है वो अपने आंदोलन को क्या नहीं दे सकी, पूर्ण समर्थन नहीं दे सकी। ठीक है, ये क्या कर रही थी, वही मजदूर और किसानों के संगठन का काम कर रही थी। फासिस्ट विरोधी विचारधारा यानी ब्रिटिश विरोधी विचारधारा का प्रचार कर रही थी और सांप्रदायिक सौहार्द पर ध्यान दे रही थी। ठीक है, ये हमेशा ये चाहते हैं कि धार्मिक का मुद्दा, जाति का मुद्दा ऊपर ना आए, तभी वर्ग का मुद्दा ऊपर आएगा और लोग वर्ग संघर्ष को समझ सकेंगे। ठीक है लेकिन जब सीपीआई ने ये कह दिया कि हम गांधीयन मूवमेंट में, ठीक है, भाग नहीं लेंगे, तो जनता का एक बड़ा हिस्सा और राष्ट्र नेतृत्व का एक बड़ा वर्ग सीपीआई की देशभक्ति पर सवाल उठाने लगा। अब धीरे धीरे जो सीपीआई थी, अब धीरे धीरे जो भारत के कम्युनिस्ट थे, जब उन्होंने ये कहा कि हम गांधीयन मूवमेंट में भाग नहीं लेंगे, भारत फ्री इंडिया मूवमेंट में भाग नहीं लेंगे, तो जो कम्युनिस्टों की देशभक्ति पर सवाल उठने लगे। जो लोग ये सोच रहे थे कि कम्युनिस्ट देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, अब उन्हें लगा कि ये अपने व्यक्तिगत हितों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों में भागीदारी करती रही और ये जताती रही कि देखिए हम क्या नहीं है, हम जो अंग्रेजों के समर्थक नहीं है। ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना है। अब देखो, अब स्वतंत्रता से ठीक पहले क्या हुआ था, क्या हो रहा था देश में, वामपंथी किसान विद्रोह की एक लहर हमारे यहाँ देश में देखी गई। ठीक है, जो वामपंथी थे वो अपने किसान और मजदूर के माध्यम से क्या कर रहे थे, अपने आंदोलन को संगठित कर रहे थे। ये वामपंथियों ने इन तीन वर्गों को खूब प्रभावित किया। अपन ने पीछे देखा, एक मजदूर, एक किसान और एक युवा। ठीक है, मजदूर, किसान और युवा, इन तीन वर्गों को खूब प्रभावित किया। तो जब गांधीयन मूवमेंट चल रहा था तो किसान आंदोलन है उनको, उन पर जोर दे रही थी कौन, वामपंथी पार्टियां, सीपीआई। ठीक है, उसी समय तेलंगाना, अपने बंगाल में एक बहुत बड़ा आंदोलन हो गया जिसे अपन कहते हैं तेभागा आंदोलन, तेभागा या तेभागा आंदोलन। ठीक है, जो झूठ लगाने वाले बटाईदार थे, जो किसान थे, वो जमींदारों से मांग करने लगे कि जमींदार आपको 1/3 हिस्सा ही मिले, हमें 2/3 हिस्सा चाहिए। ठीक है ना, इसीलिए इसका नाम तेभागा पड़ा कि जमींदार को क्या मिलेगा, केवल और केवल 1/3 भाग ही मिलेगा, 2/3 भाग है वो किसको मिलना चाहिए, वो किसानों को मिलना चाहिए। ठीक है, इसीलिए इस आंदोलन का नाम क्या पड़ा, तेभागा आंदोलन पड़ा या तेभागा आंदोलन पड़ा। तो जब देश में स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, उस समय सीपीआई पार्टी के नेतृत्व में क्या चल रहा था, देश में किसान आंदोलन चल रहा था, बंगाल में तेभागा आंदोलन चल रहा था। ठीक है अब देखो, वैसे ही केरल में, त्रावणकोर केरल में एक आंदोलन चल रहा था, पन्यप वायलार आंदोलन। कौन सा, पन्यप वायलार आंदोलन चल रहा था। ठीक है, वहां के जो मजदूर और किसान थे उन्होंने राजशाही और सामंती शोषण के खिलाफ क्या कर दिया, सामंती शोषण के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह कर दिया। ठीक है, और इसका नेतृत्व भी कौन कर रही थी, इसका नेतृत्व भी कर रही थी सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कर रही थी। तो आप देखो, देश में इस समय दो पैरेलल घटनाएं चल रही है। एक तरफ गांधीयन मूवमेंट चल रहा है, दूसरी तरफ सीपीआई के नेतृत्व में किसान और मजदूर आंदोलन चल रहा है। ठीक है, ये अपन को याद रखना है। अब देखो, ऐसे ही देखो, तेलंगाना में सशस्त्र विद्रोह हो गया था। ठीक है, तेलंगाना में जो आंदोलन हुआ था वो बहुत ही सशस्त्र था, एक सशस्त्र विद्रोह वहां पे हो गया। तेलंगाना में जो निजामशाही थी और सामंती दंड प्रथा थी, उसके खिलाफ सीपीआई के नेतृत्व में किसानों ने क्या कर दिया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना क्षेत्र में विद्रोह कर दिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहां पे जो लगान की दर थी, जिसे बोलते थे वेठी, ठीक है, वो बहुत अधिक थी, जमीनी उत्पीड़न बहुत अधिक था। इसके विरोध में किसानों ने क्या कर दिया, आंदोलन कर दिया। गांव में जनतांत्रिक ग्राम समितियां बनने लगी।
ठीक है। और जब 1948 में भारतीय सेना ने क्या चलाया, ऑपरेशन पोलो चलाया और हैदराबाद का भारत में विलय कर लिया, ठीक है, तब इनके इनके अब कम्युनिस्टों के सामने एक चैलेंज आ गया कि चलो इतने दिन तो ब्रिटिश सत्ता का तो विरोध कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, क्या अब हम भारतीय जो सेना है उसका भी विरोध करेंगे? समझ रहे हो मेरी बात को? तो अब यहां पे सीधा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया भारत और भारतीयों के बीच में। एक तरफ भारत की सेना थी, दूसरी तरफ कम्युनिस्ट थे, ठीक है। अंततः आगे चलकर भारतीय सेना ने इन कम्युनिस्ट मूवमेंट को यहां पे दबाया, ठीक है। और यहां पे वामपंथी राजनीति के उदय का एक चरम अवस्था ये आ चुकी थी, ठीक, कि हाँ भाई अब भारत में जो वामपंथी मूवमेंट है वो क्या आ चुका था, पीक पर आ चुका था। क्योंकि एक तरफ इतने दिन आजादी के समय तक तो सब ठीक था, क्योंकि जो विरोध था वो ब्रिटिश सत्ता के विरोध था, जो विरोध था वो अपने साम्राज्यवाद शाही सामंतशाही अंग्रेजों के विरुद्ध था। लेकिन अब तो जब आजाद भारत में, जब भारत आजाद हुआ, तब इनके सामने समस्या आ गई कि क्योंकि ये गांधी मूवमेंट का सपोर्ट नहीं कर रहे थे, ये लोग कह रहे थे कि भाई जो गांधी का मूवमेंट है वो सिर्फ चंद लोगों को शासन की सत्ता पर स्थापित करने के लिए हो रहा है, चंद पूंजीपति लोगों को कुछ नहीं, अपने गोरी चमड़ी की जगह अपने भूरी चमड़ी वाले लोग आके बैठ जाएंगे और वो किसानों और मजदूरों का शोषण करेंगे। ऐसा कहकर इन्होंने गांधी मूवमेंट का सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। अब देखो, तो ये तीनों आंदोलन में दिखा दिया कि वामपंथी विचारधारा केवल शहरों और मजदूरों तक सीमित नहीं है। अब भारत में लगभग पिछले 25 सालों में 1925 से लेकर 1950 तक जो वामपंथी विचारधारा थी वो गांवों में, किसानों तक, दलितों तक और आदिवासियों में भी अपनी जड़ें जमा चुकी है। उनके भीतर भी आ गया कि ये वर्ग संघर्ष वास्तव में हमारे समाज में मौजूद है और एक संगठित क्रांति के माध्यम से पूंजीपति वर्ग और जो बुर्जुआ वर्ग है उसके खिलाफ क्रांति हो सकती है, ठीक है। अब देखो, अब मेन बात था कि आजादी के बाद क्या करें, ठीक है। आजादी के बाद क्या, देखो, आजादी के बाद जो कम्युनिस्ट थे, जो सीपीआई पार्टी थी या भारत में जो कम्युनिस्ट थे, वो लोग ये कह रहे थे, वो कह रहे थे कि भाई ये जो आजादी है ये झूठी है, ठीक है। वो आजादी को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे थे कि भाई असली आजादी तो तभी होगी जब हमारे देश में मजदूरों की और किसानों की सत्ता होगी, ठीक है, या हमारे देश में कम्युनिस्टों की सत्ता होगी, उसी दिन देश में असली आजादी होगी। ये लोग लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को मानते नहीं थे, इसे एक छलावा बोलते थे कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हमारे देश के खिलाफ क्या है, हमारे देश में छलावा है। संसद को तो ये सूअरों का बाड़ा बोलते थे। संसद को क्या बोलते थे? संसद को सूअरों का बाड़ा बोलते थे, ठीक है, सूअरों का बाड़ा। तो अब दिक्कत ये आ गई कि क्या आजादी के बाद भी देश में सशस्त्र विद्रोह जारी रहेगा? क्या मजदूर किसान आंदोलन देश में आजादी के बाद भी जो नवगठित जो नेहरू की सरकार है उसके खिलाफ भी जारी रहेगा? तो इस पर मैंने आपको बताया कि इस पर जो अपने जो कम्युनिस्ट थे वो डिवाइडेड थे, है ना। कुछ चाह रहे थे कि हाँ हम इस सशस्त्र विद्रोह को जारी रखें, नमूद्रिपाद जैसे जो नेता थे, कुछ अमृत अपने डांगे थे जो थोड़े सॉफ्ट हार्टेड थे, तो वो चाहते थे। अब देखो अपन इसकी आगे की कहानी देखते हैं। अब स्वतंत्रता के बाद प्रारंभिक चरण उदय से मुख्य धारा की ओर, ठीक है। अब देखो 1951 में सीपीआई ने पहली बार, अब क्या हुआ, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी उस सीपीआई ने आम चुनाव में भाग लिया, ठीक है। पहले तो ये लोग चुनाव का बहिष्कार करते थे, लेकिन 1951 में सीपीआई ने क्या लिया, सीपीआई ने आम चुनाव में भाग लिया, ठीक है। हालांकि ये संसदीय शासन व्यवस्था को मानते नहीं थे, लेकिन अंततः इन्होंने फैसला किया कि हम क्या लेंगे, चुनाव में भाग लेंगे, ठीक है। और कई क्षेत्रों में, केरल में, पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश, यहां पे इनको काफी अच्छी मात्रा में वोट मिले, ठीक है। और 1957 में पहली बार, ये याद रखना, 1957 में पहली बार केरल में नमूद्रिपाद के नेतृत्व में क्या बनी, लोकतांत्रिक सरकार बनी, ठीक है।
ये अपन को ध्यान रखना है। दुनिया में पहली बार कहीं अगर लोकतांत्रिक सरकार बनी तो वो 1957 में बनी केरल में। किसके नेतृत्व में? EMS नंबूदिरिपाद। ठीक है, ये जो केरल में सरकार बनी ये दुनिया की पहली लोकतांत्रिक सरकार थी। क्या थी? पहली लोकतांत्रिक सरकार। EMS नंबूदिरिपाद के नेतृत्व में जो सरकार बनी। अब देखो, ठीक है, ये उस उदय का राजनीतिक संस्थानीकरण था और अब धीरे धीरे जो कम्युनिस्ट मूवमेंट था उन्होंने राजनीतिक रूप ले लिया, एक संस्थागत रूप ले लिया और सरकार के माध्यम से ये लोग क्या करने लगे? आंदोलन करने लगे। ठीक है, और इसी जो राजनीतिक संस्थीकरण है इन्होंने आगे चलकर जो तेलंगाना में विद्रोह हुआ या जो नक्सलबाड़ी में जो विद्रोह हुआ उसकी पृष्ठभूमि तैयार कर दी। ठीक है, अब देखो, स्वतंत्रता के बाद प्रारंभिक दशकों में CPI की भूमिका। आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ? देखो, अब स्वतंत्रता के बाद यही मैंने आपको बताया कि कम्युनिस्ट पार्टी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि अब क्या वो औपनिवेशिक संघर्ष है, जो औपनिवेशिक शासन है वो तो चला गया, तो अब संघर्ष करें तो किसके खिलाफ करें? क्या भारतीय सरकार के, कांग्रेस के खिलाफ, क्या भारतीय सेना के विरुद्ध संघर्ष करें? ठीक है, तो अब इनके बीच में मतभेद पैदा हो गए। जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे 3 सवालों पर इनके लेकर मतभेद पैदा हो गए। एक, ये कहने लगे कि क्या हमें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को स्वीकार कर लेना चाहिए, क्या हमें कांग्रेस के साथ सहयोग करना चाहिए, या कांग्रेस के खिलाफ, मतलब जहां पे कांग्रेस की सरकार है वहां पे वर्ग संघर्ष को क्या रखना चाहिए? जारी रखना चाहिए। एक तो इसको लेकर विवाद हो गया। दूसरा, लोकतंत्र में भागीदारी, क्या चुनाव में भागीदारी करें या ना करें, या वही सशस्त्र क्रांति के मार्ग को अपनाए रखें। ठीक है, और जो रूस, जो सोवियत रूस है उसकी विचारधारा को कहाँ तक माने, किस हद तक माने, इन 3 सवालों को लेकर विरोध हो गया। उस समय जो नेता थे हमारे यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी के, नमूदिरिपाद थे, कुछ नेता रशिया गए और रूस में लेनिन से मिलकर भी आए थे। ठीक है, और लेनिन ने ये कहा कि आप चाहो तो क्रांति जारी रख सकते हो, आप चाहो तो अभी इसको विराम दे सकते हो, ये आप पर निर्भर है। तो क्योंकि लेनिन ने कहा था तो इनको जो वैचारिक जो विचारधारा मिल रही थी वो लेनिन से मिल रही थी, ये अपन को ध्यान रखना है। माओ से मिल रही थी। किससे? माओ त्से-तुंग। माओ जिन्होंने चीन में क्रांति करके क्या की थी? मार्क्सवादी सत्ता स्थापित की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हुआ क्या कि धीरे धीरे CPI है, जो कम्युनिस्ट पार्टी है, इसने चुनाव में भाग लेना स्वीकार कर लिया, चुनाव में भाग लेना शुरू कर लिया। 1957 में मैंने बताया नमूदिरिपाद के नेतृत्व में केरल में सरकार भी बन गई। ठीक है, तो धीरे धीरे इन्होंने चुनाव में भाग लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे इन्होंने जो हमारी नेशनल डेमोक्रेसी थी उसको अपना दिया। ठीक है, अपना भी लिया, लेकिन जो हमारी बुर्जुआ, राष्ट्रीय बुर्जुआ थी, यानी कि जो नेहरूवादी कांग्रेस थी, जो पूंजीवादी वर्ग ये लोग समझते थे, ठीक है, उनका भी साथ साथ में ये विरोध करने का काम करने लगे। यानी एक तरफ खुद ये चुनाव में भाग ले रहे हैं और दूसरी तरफ जो बुर्जुआ वर्ग है उसका विरोध भी कर रहे हैं। अभी तक आंदोलन इनका हिंसक नहीं हो रहा है। अभी अपन देखेंगे कि चारू मजूमदार और कानू सान्याल जब अपने CPI में अब एंट्री लेंगे तब इनका जो आंदोलन है वो क्या हो जाएगा? तब इनका आंदोलन हिंसक हो जाएगा। ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना है। अब देखो, तो धीरे धीरे ये चुनाव में भाग लेने लगे। 1951 में जो हमारे पहले जो चुनाव हुए थे उसमें सबसे मजबूत विपक्षी पार्टी बनकर उभरी कांग्रेस के सामने, वो थी CPI। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। और धीरे धीरे जो CPI था उसका जनाधार केरल में, बंगाल में, आंध्रा में, तेलंगाना में, बिहार में, यहाँ धीरे धीरे इनका जनाधार बढ़ने लगा। लोग इनको वोट देने लगे, जो कम्युनिस्ट नेता थे उनको। ठीक है,
केरल में बता दिया कि विश्व की पहली लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई कम्युनिस्ट सरकार कहाँ पे बनी? केरल में बनी। किसके नेतृत्व में? ईएमएस नमूद्रीपाद के नेतृत्व में। ठीक है, ये विश्व की पहली ऐसी सरकार थी जो क्या थी? पूर्ण लोकतांत्रिक चुनाव के आधार पर सत्ता में थी और कम्युनिस्ट विचारधारा पर आधारित थी। ठीक है, और इस सरकार ने क्या काम किए? अब इस सरकार ने वही मजदूर और किसानों के लिए कार्य किया। मजदूर और किसानों के लिए क्या क्या काम किया? तो इन्होंने काम किया, एक तो भूमि सुधार का, शिक्षा में सुधार का और सामाजिक न्याय की स्थापना का। ठीक है, मतलब जो लैंड रिफॉर्म थे, ठीक है, भू सुधार के कार्य किए थे, लैंड सेटलमेंट, भूमि अपने सेटलमेंट के कार्य किए। ठीक है, और यहीं से वामपंथ की संसदीय सुधारवादी और लोकतांत्रिक छवि मजबूत हुई कि हाँ, वामपंथी पार्टियां भी, वामपंथी अपनी जो नेता है वो भी संसद में बैठकर अपने लोकतांत्रिक रूप से भी क्या कर सकते हैं? अपनी विचार धारा को, अमली जामा, अपनी सोच को, अपने मुद्दों पर काम कर सकते हैं। ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना है। अब देखो धीरे धीरे क्या हुआ? सीपीआई में उथल पुथल होने लगी, एक वैचारिक संकट वहां पे पैदा हो गया और 1964 आते आते सीपीआई का क्या हो गया? विभाजन हो गया। ठीक है, तो देखो 1950-60 का दशक विश्व कम्युनिस्ट आंदोलन में भारी उथल पुथल का था। ठीक है, आप देखेंगे कि सोवियत संघ और चीन का क्या हो चुका था? विभाजन हो चुका था। जो अपने क्रुश्चेव वाला जो क्षेत्र था सोवियत नेतृत्व ने, ठीक है, और चीन ने, दोनों के बीच में क्या हो चुका था? दोनों के बीच क्रुश्चेव वाले क्षेत्र को लेकर विवाद हो चुका था। ठीक है, क्रांतिकारी सिद्धांतों में क्या आ चुका था? विचलन आ चुका था। ठीक है, और इसी को लेकर भारत में जो सीपीआई थी वो भी दो खेमों में बंट गई। एक धड़ा रूस का समर्थन कर रहा था और दूसरा अपने चीनी लाइन, मतलब चीन का समर्थन कर रहा था। एक वो भी जो अपने और जो मार्क्स थे, मार्क्स की विचारधारा में बिलीव रख रहा था, तो दूसरी तरफ माओ की विचारधारा में। ठीक है, तो जब अपने चीन रूस विभाजन हुआ उसमें फिर जो भारत में जो मार्क्सिस्ट थे, भारत में जो अपने वामपंथी थे, वो दो भागों में विभाजित हो गए। अब देखो 1962 में जब भारत चीन का युद्ध हुआ, ठीक है, उस समय जो कम्युनिस्ट थे भारत में, जो सीपीआई थे या जो कम्युनिस्ट थे, वो चीन को क्या नहीं मान रहे थे? चीन को आक्रमणकारी नहीं मानते थे। ठीक है, क्या नहीं मानते थे? चीन को आक्रमणकारी नहीं मानते थे। वो कहते थे कि भाई आक्रमणकारी तो भारत है, चीन ने भारत पर कोई हमला नहीं किया है। ठीक है, कुछ कम्युनिस्ट ऐसे थे जो मानते थे कि हाँ भाई चीन वास्तव में भारत पर आक्रमणकारी है। ठीक, तो यानी कि 1962 में जब चीन ने भारत पर हमला किया तो कम्युनिस्ट दो भागों में डिवाइड हो गए। कुछ कम्युनिस्ट मान रहे थे कि हाँ चीन वास्तव में आक्रमणकारी है, जबकि कुछ मान रहे थे कि नहीं, चीन आक्रमणकारी नहीं है। ठीक है, अब देखो तो 1962 का भारत चीन का युद्ध हुआ, इसमें विभाजन का ट्रिगर है वो स्टार्ट हो गया कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर। एक हिस्सा जो ये मान रहा था क्या है, जो मान रहा था कि चीन आक्रमणकारी है। ठीक है, एक हिस्सा जो ये मान रहा था कि चीन आक्रमणकारी है वो नेहरू सरकार का समर्थन कर रहा था। ठीक है, और एक हिस्सा जो मानता था कि नहीं, जो मानता था कि भाई चीन आक्रमणकारी है, वो तो क्या कर रहा था? वो तो अपने चीन की आलोचना करता था, लेकिन साथ ही कांग्रेस सरकार की वर्ग नीति की भी आलोचना करता था कि हाँ भाई कुछ कम्युनिस्ट ये मान रहे थे कि चीन ने भारत पर हमला किया है और भारत को उसका जवाब देना चाहिए। इस मामले में तो वो नेहरू का समर्थन कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ वो क्या कर रहे थे? वर्ग नीति की आलोचना भी कर रहे थे। ठीक है, नेहरू सरकार ने प्रो चाइना या रेडिकल समझे जाने वाले नेताओं को आगे चलकर सीपीआई-एम, जो आगे चलकर सीपीआई-एम में गए थे, उसको जेल में डाल दिया था। ठीक है, और इस तरीके से इस मुद्दे पर जो सीपीआई है उसका विभाजन हो जाता है। ठीक है, और यहीं से आगे चलकर हम देखेंगे कि भारत में जो कम्युनिस्ट मूवमेंट है वो और अधिक उग्र हो गया, और अधिक हिंसक हो गया। ठीक है, तो काफ़ी और अभी काफ़ी बातें आपसे करनी है कम्युनिस्ट मूवमेंट के बारे में, और भारत सरकार क्या क्या इसके समाधान के लिए प्रयास कर रही है उस पर भी अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।